डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे पास कैपेसिटर क्या होता है, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बात हुई थी। कैपेसिटेंस और उसकी यूनिट्स को डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे कि कैपेसिटेंस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब हमें गिवन हो, या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। तो सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को देखते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है हमारे पास, उसमें हमारे दो प्लेट्स होती हैं जो आपके एक दूसरे के आमने सामने होंगी, तो इसी वजह से उसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहा जाता है। ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक प्लेट को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे और दूसरी प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे। जिस प्लेट को बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा, और दूसरी प्लेट जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होगी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा। इस चार्ज स्टोरेज की वजह से इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में ज़ाहिर है एक हायर पोटेंशियल के ऊपर होगी, एक लोअर पोटेंशियल के ऊपर होगी। इन दोनों के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन्ड हो जाएगा दोनों प्लेट्स के दरमियान में, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, V होगा। जनरली हम जो फार्मूला पढ़ते हैं कैपेसिटेंस का, वो हमारे पास क्या होता है, C=Q/V। Q तो हमारे पास स्टोर होना शुरू हो गया, और उसकी वजह से Q की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हुआ उसका मैग्नीट्यूड क्या है, V। अब हमारे पास ये जो चार्जेस हैं ये दोनों प्लेट्स के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, यानी जितना चार्ज आपके पास, यानी Q पॉजिटिव यहाँ पे, जितना चार्ज यहाँ पे स्टोर होगा इतना ही उसका मैग्नीट्यूड Q नेगेटिव भी इतना ही उसका मैग्नीट्यूड होगा, सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। अब हम क्या कहते हैं, इन चार्जेस की वजह से, इनकी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमारे पास क्या होगी, एक फील्ड जनरेट होगी जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक चार्ज है तो उसमें हमारे पास जो फील्ड जनरेट हुई है वो भी हमारे पास कौन सी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जिसमें हम जो है गाउस लॉ से हम इसका मैग्नीट्यूड पढ़ते हैं। इसका मैग्नीट्यूड होता है E=σ/ε0, जहाँ पे सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी है। अब जो हमारे पास ये फील्ड डिस्ट्रीब्यूट हुई है ये हमारे पास यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हुई है। उसके अलावा ये फील्ड जो है, एक बात और माइंड में रख लें कि हमारे पास जो दोनों प्लेट्स के दरमियान में जो सेपरेशन है वो हमारे पास क्या है, D है। यानी ये D सेपरेशन इतनी स्मॉल है कि इसने हमें हेल्प की है कि एक यूनिफॉर्म फील्ड को क्या कर सके, जनरेट करवा सके। फिर हम ये देखते हैं कि अभी हमने इसमें यहाँ पर क्या मीडियम क्या रखा हुआ है। अभी फ़िलहाल मैंने कोई डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। यहाँ पे या तो मेरे पास जो मीडियम होगा वो एयर होगा, या फिर मैं यहाँ पे जो इंट्रोड्यूस करवाऊँगी दोनों प्लेट्स के दरमियान में वो मैं किसी वैक्यूम को इंट्रोड्यूस करवा दूँगी। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास जो दोनों प्लेट्स के दरमियान में कैपेसिटेंस है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, C=Q/V। यानी यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हमें फाइंड करने की ज़रूरत है। एक, हमें Q की वैल्यू पता होनी चाहिए, और दूसरी हमें क्या पता होनी चाहिए कि V की क्या वैल्यू है। तो सबसे पहले Q को हम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि हमारे पास डेंसिटी का एक जो फार्मूला होता है वो क्या होता है। थोड़ी सी मैं आपको एनालॉजी समझा दूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स जो यूजुअली कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ में। हमें पता है कि डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। बच्चों हमेशा आपको पता होना चाहिए कि मास एंड चार्ज में एनालॉजी होती है। यानी अगर मैं इस फार्मूला को ये लिखना चाहूँ कि C=Q/V, तो भी मतलब अगर ये हमारे पास मास की टर्म में बात होगी तो ये हमारे पास क्या होगी, चार्ज की टर्म में बात होगी। डेंसिटी का फार्मूला जो है वो सेम रहेगा, यानी डेफिनेशन हमारे पास वही रहेगी। ये तो होगी हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है। अगर मैं इसी को इस प्लेट के हवाले से बात करूँ, यानी इस प्लेट का अगर एरिया मैं बताऊँ कि मेरे पास एरिया A है, जैसे इसको मैं मज़ीद अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएं तो हमें पता है कि ये जो कैपेसिटेंस है वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। एक तो हमारे पास डिपेंड करती है ये जियोमेट्री के ऊपर, किसकी ज्योमेट्री क्या है किसी भी कैपेसिटर की, उसके अलावा मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। तो ज्योमेट्री के ऊपर जाने के लिए हमें इसके एरिया को हम देखेंगे कि हमारे पास अगर सपोज इसका एरिया A है तो जो चार्ज डेंसिटी होगी वो हमारे पास क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी को फिर हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे, फिर हमारे पास उसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं होगी। तो इसी फार्मूला को आपने सिंपली मॉडिफाई कर देना है, यानी जहाँ पे आपने क्या रखा, V रखा, वहाँ पर आप क्या रख देंगे, A रख देंगे। सो दैट्स हाउ हम इसका क्या फाइंड कर सकते हैं। इसमें हम फाइंड करेंगे जो है चार्ज पर यूनिट एरिया जो होगा हमें किसके बारे में बताएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में बताएगा। यानी अगर मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन करके लिखूँ तो मेरे पास Q की वैल्यू जो होगी वो क्या आएगी, Q की वैल्यू आएगी σ/A, जहाँ पे A क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट है, और सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी है। चार्ज डेंसिटी हम तब कैलकुलेट करते हैं जब हमारे पास चार्जेस जो हैं बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाएँ, जिसमें हमारे पास नंबर जो है वो बढ़ जाए। उसके लिए दोबारा डायग्राम की तरफ लेके चलती हूँ। हमारे पास यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हुआ है उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है, V। इस V को जो हम
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के साथ इस फार्मूला की मदद से रिलेट करते हैं। फार्मूला लिख लेते हैं। लेकिन मुझे ये भी पता है कि एक चलें पहले इसको सॉल्व करते हैं। ई इक्वल्स टू वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई इंटू डी। लेकिन हमें ये भी पता है कि हमारे पास जो गाउसेस लॉ है, गाउसेस लॉ में अगर दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे के आमने सामने पड़ी हों तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसकी वैल्यू ई इक्वल्स टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट होती है। वो वैल्यू मैं उठा के इस इक्वेशन में पुट कर दूँगी। जब इसमें इक्वेशन में पुट करूँगी तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी ई की वैल्यू, ई की जगह वैल्यू पुट करने लगी हूँ, सिग्मा डी ओवर एप्सिलॉन नॉट वैल्यू आ जाएगी। तो ये रिज़ल्ट मेरे पास किसका आ गया, वी का। दो चीज़ें मुझे फाइंड करनी थी, मुझे एक फाइंड करना था चार्ज और मुझे फाइंड करना था वी यानी पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना था। दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के इस फार्मूला में पुट कर लेते हैं। याद रहे कि अभी तक जो मैं यूज़ कर रही हूँ प्लेट्स के दरमियान में सिर्फ वैक्यूम यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो जो भी रिज़ल्ट आएगा ये वैक्यूम के लिए आएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे छोटा सा मेंशन कर देती हूँ कि सी वैक्यूम इक्वल्स टू क्यू ओवर वी, क्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं सिग्मा ए, जहाँ पे सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और वी हमारे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा डी ओवर एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी है। देखते हैं जो जो चीज़ कैंसिल हो रही है हम उसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आ रही है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। ये हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू आई है फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जब उसके दरमियान में यानी दोनों प्लेट्स के दरमियान में क्या मौजूद हो वैक्यूम मौजूद हो, या हम एयर के लिए भी हम यही रिलेशन यूज़ करेंगे, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस है। इसी तरह से हम इसी रिज़ल्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं एक डाइलेक्ट्रिक के लिए। यानी अगर मैं इस प्लेट्स के दरमियान में, इन प्लेट्स के दरमियान में मैं सपोज करती हूँ कि अगर मैं इन प्लेट्स के दरमियान में क्या यूज़ करती हूँ, ये डाइलेक्ट्रिक जिसको मैं ये रेड पेन से शो कर रही हूँ, सपोज मैंने इसके दरमियान में डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवा दी है, ठीक है। जब मैंने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवा दी है तो मेरे पास अब जो ये रिज़ल्ट है जो मैंने अभी लिखा है, जिसका मैं कैपेसिटेंस की जो वैल्यू मेरे पास आई है सी वैक्यूम के लिए, जो मेरे पास रिज़ल्ट आया क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो यही रिज़ल्ट जो है वैक्यूम के लिए था, लेकिन अभी मीडियम के लिए जो है, अब मैंने मीडियम पुट कर दिया, कोई मीडियम एज अ डाइलेक्ट्रिक मैंने यूज़ कर लिया, तो यही रिज़ल्ट मेरे पास एप्सिलॉन आर बाय डी आ जाएगा। अगर मैं इसको थोड़ा क्लियर करके लिखूँ तो मैं इसको कुछ यूँ बताऊँगी कि मेरे पास सी वैक्यूम की वैल्यू क्या आई है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, और जब मैंने मीडियम पुट किया तो बाकी सारा रिज़ल्ट वैसा ही रहा, लेकिन एक फैक्टर और नज़र आ रहा है मुझे, एप्सिलॉन और एक फैक्टर और नज़र आ रहा है जिसको बताने की ज़रूरत है। तो देखिए हमारे पास जब हम कोई मीडियम, जब भी कुछ मीडियम इंट्रोड्यूस करवाते हैं ना, तो वो उसमें हमारे पास क्या होती है, परमिटिविटी चेंज हो जाती है। यानी एप्सिलॉन आर हमारे पास क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है। यानी उस मीडियम के रिलेटिवली जिस तरह का मीडियम है उसमें हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये हमें बताता है एप्सिलॉन और उस चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि हमारे पास जो मीडियम है उसकी परमिटिविटी को एक्सप्लेन करता है ये। अब हम अगर इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहें तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हम कैपेसिटेंस की वैल्यू कि जब हमने दरमियान में कोई मीडियम रखा हो टू द कैपेसिटेंस की वैल्यू, जब कोई वैक्यूम हो हमारे पास तो वो हम रख देंगे और उसकी वैल्यू को पुट करेंगे, ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बाय डी होल डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो मेरे पास जो सेम है उसको मैं कैंसिल कर देती हूँ, तो सिर्फ जो मेरे पास रह जाएगा वो रह जाएगा एप्सिलॉन आर, जो कि एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। क्या है, क्या नाम दिया है इसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जा रहा है। और ये हमें बताता है कि कैपेसिटेंस जो है जब दो प्लेट्स के दरमियान में, पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में जब कोई मीडियम हो टू इट्स रेशो, जब दोनों प्लेट्स के दरमियान में क्या हो, वैक्यूम हो, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की फॉर्म में आता है। यानी उसकी डेफिनेशन है ये। फॉर एग्जांपल रेशियो ऑफ
Ratio of a capacitance of a parallel plate capacitor with an insulating medium to its capacitance with vacuum or air is called dielectric constant। इन दो रिलेशंस को सामने रखते हुए, अगर हमें डायलैक्ट्रिक समझ आ गया आपको, दो रिलेशंस को सामने रखते हुए ये बात देख लें कि हमारे पास जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है बाय फैक्टर एप्सिलॉन आर, तब जब इसके दरमियान में कोई मीडियम हो विद एज़ कम्पेयर टू जब उसके दरमियान में क्या हो, कोई वैक्यूम हो। यानी कि हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू जब मीडियम हो तो ज़्यादा होती है और वैक्यूम हो तो उसके मुकाबले में ज़्यादा होती है, यानी कि जब कोई मीडियम रखा जाए तो। अब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। उसके लिए इस डायग्राम को ज़रा फॉलो करें। हमारे पास ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं जिनको बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये नहीं, पहली जो डायग्राम है इसमें हमारे पास और कुछ भी मौजूद नहीं है, यानी या एयर है या वैक्यूम है, कोई डायलैक्ट्रिक मीडियम मौजूद नहीं है। यहाँ पे मैंने कोई इंसुलेटर या डायलैक्ट्रिक मीडियम क्या है इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब आप ज़रा इस वोल्ट मीटर को ज़रा फॉलो करते जाएं, इसको ज़रा देखते जाएं, ठीक है। हमारे पास जो यहाँ पे ना, यानी देखिए आपके पास ये नीडल मैंने वोल्ट मीटर से बनाया मैंने, ये वोल्ट मीटर क्या कर रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस, इनके दरमियान में जितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है ना, इसको मेजर कर रहा है। और देखो यहाँ पे इसकी इस आप इस रीडिंग को देखें कि ये वैल्यू कितनी ज़्यादा आ रही है, ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, यानी अवे है ना इस स्केल से, यानी 0 से थोड़ा अवे है तो जाहिर सी बात है वैल्यू बढ़ा ज़्यादा दे रहा है। यानी यहाँ पर हमारे पास जो V0 है या V है, सपोज V0 का मतलब है यानी कि कोई हमारे पास मौजूद नहीं है, हमारे पास फ़िलहाल अभी कोई डायलैक्ट्रिक मौजूद नहीं है, तो उसमें वैल्यू क्या दे रहा है, ज़्यादा दे रहा है। अब हमने जब इसमें क्या रखा है, डायलैक्ट्रिक रखा, तो यू विल सी कि इसमें हमारे पास क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ कर जाएगी, यानी वोल्ट मीटर जो है वो 0 की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, कम वैल्यू देगा। आसान लफ्ज़ों में यानी यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, कम होगी। यानी कि हमारे पास जो V0 होगा वो ग्रेटर होगा इस V के, अगर मैं इसको V से डिनोट करूँ, V0 ग्रेटर होगा V के। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी अगर मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करूं कि हमारे पास, हमें पता है कि हमारे पास C की वैल्यू होती है Q/V। तो जब हम अगर इस फार्मूला में देखें तो हमारे पास जब पोटेंशियल की वैल्यू जो क्या करती है, इंक्रीज़ करती है, तो कैपेसिटेंस डिक्रीज़ करती है। लेकिन इस फार्मूला में अगर हम इस डायग्राम को देखें तो हमारे पास इसमें पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि इस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या कर रही है, वो क्या कर रही है, वो डिक्रीज़ कर रही है, कम की तरफ आ रही है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे क्या कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। सो दैट्स हाउ हम इस तरह से इसको रिजल्ट को कंक्लूड कर सकते हैं कि जब हम डायलैक्ट्रिक मीडियम रखते हैं तो हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, यानी कि कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ तक आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड कमेंट करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, और जाते जाते बेल आइकन को दबाना मत भूलें।